ओके, नेक्स्ट हम बात करने जा रहे हैं डेप्रिसिएशंस की। चलिए, डेप्रिसिएशंस की जो एमसीक्यू है, मोस्ट इंपोर्टेंट एमसीक्यू, उसको सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, बियरर प्लांट इज अ प्लांट दैट, बियरर प्लांट इज अ प्लांट दैट is used in the productions of, option number A, is used in the productions, is used in the production or supply of agriculture purpose or living animals are held for use in production or supply। जो bearer plant होता है ना, वो यूज होता है प्रोडक्शन और सप्लाई ऑफ एग्रीकल्चर पर्पज, याद रखिएगा। किसके लिए अप्लाई होता है? यूज इन द प्रोडक्शन और सप्लाई ऑफ एग्रीकल्चर पर्पज। क्वेश्चन नंबर 1 का ए, Dash is especially suited to mines, oil and wells, quarries, sand pits and similar assets of a wasting characters। जो ये माइंस है, ऑयल वेल्स है, क्वेरीज है, सैंड पिट्स है, ये सब आता है आइटम वेस्टिंग एसेट्स में। किस में आता है? वेस्टिंग एसेट्स में, वेस्टिंग एसेट्स में। तो हम जो यूज करते हैं यह है डिप्लीशन मेथड। वेस्टिंग एसेट्स के लिए जो मेथड यूज होता है यह है डिप्लीशन मेथड, डिप्लेशन मेथड। नंबर 3, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डेप्रिसिएशन? इट इज चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। बिल्कुल, प्रॉफिट एंड लॉस के अगेंस्ट चार्ज करते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस के अगेंस्ट चार्ज करते हैं। डेबिट साइड में हम चार्ज करते हैं, ये इनकम टैक्स बोलता है जो इसको चार्ज करना पड़ेगा। जैसे बाकी सारे आप लॉसेस को और एक्सपेंसेस को पीएल के अगेंस्ट चार्ज करते हैं, सेम उसी तरीके से डेप्रिसिएशन को भी आप चार्ज करते हैं। इट इंडिकेट डिमिनिशंस इन सर्विस पोटेंशियल। बिल्कुल सही बात है। इससे इसकी वैल्यू जो है, जैसे जैसे आप किसी एसेट्स को यूज करते हैं उसकी वैल्यू कम होती चली जाती है। एस्टिमेटेड लॉस ऑफ द वैल्यू ऑफ एन एसेट्स, इट इज नॉट एन एक्चुअल लॉस। बिल्कुल ये एक्चुअल लॉस नहीं है, तो ऑल ऑफ दी एबव हो जाएगा। 3 का डी, ऑल ऑफ दी एबव। The cost of a fixed assets of a business has to be written off. Cost of a fixed assets of a business has to be written off over its। अब यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है estimated economic life, यानी जो याद रखिएगा, जब तक उस एसेट से फायदा हो रहा है एक सर्टेन टाइम के बाद उससे बेनिफिट्स आना बंद कर देगा, तब तक हम डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे, उसको राइट ऑफ करेंगे। क्लियर कि नहीं? एस्टिमेटेड इकोनॉमिक लाइफ हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एस्टिमेटेड इकोनॉमिक लाइफ। Yes, 10 is not applicable बायोलॉजिकल एसेट्स रिलेटेड टू एग्रीकल्चर एक्टिविटी। बिल्कुल इस पे अप्लाई नहीं करता है, बायोलॉजिकल एसेट्स के ऊपर अप्लाई नहीं करता है। किसके लिए अप्लाई करता है? प्रोड्यूस ऑन बेरर प्लांट, वेस्टिंग एसेट्स, और जो ये है ऑप्शन नंबर ए लिख लेंगे। बायोलॉजिकल एसेट्स रिलेटेड टू एग्रीकल्चर एक्टिविटी पे अप्लाई नहीं करेगा। 5 का ए, विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट अ मेथड ऑफ चार्जिंग डेप्रिसिएशन? सिंपल सी बात है, जो डेप्रिसिएशन चार्ज करने के लिए जिस मेथड को हम यूज नहीं करते हैं वह मेथड देखिए। सबसे पहले तो मैं आपको बताऊंगा जो सिंकिंग फंड मेथड हाँ यूज होता है, सम ऑफ ईयर डिजिट मेथड बिल्कुल यूज होता है, वर्किंग आवर्स मेथड बिल्कुल यूज होता है, एसेट्स लाइफ साइकिल मेथड यूज नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर डी कर लेंगे इसका, ऑप्शन नंबर डी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर नॉट ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रोवाइडिंग डेप्रिसिएशन? मेरे हिसाब से डेप्रिसिएशन से ट्रू ऑपरेटिंग रिजल्ट पता चलता है। बिल्कुल सही बात है। ओके, फेयर फॉर मेंटेनेंस ऑफ कैपिटल, अगर इसको ध्यान से समझिएगा तो मेंटेनेंस ऑफ कैपिटल भी ये होता है। रीपेमेंट ऑफ एक्सटर्नल लाइबिलिटीज, रीपेमेंट ऑफ एक्सटर्नल लाइबिलिटीज कहीं ना कहीं डेप्रिसिएशन से इसका कोई पर्पज, इसका पर्पज नहीं है प्रोवाइडिंग फॉर डेप्रिसिएशन के लिए। डिस्क्लोजर ऑफ ट्रू वैल्यू ऑफ द एसेट्स बिल्कुल सही है, ये भी होगा, ये भी होगा। ये तो क्या नहीं होगा? नंबर सी नहीं होगा। तो इसका आंसर नंबर 7 का नंबर सी हो जाएगा। नंबर 8, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर फैक्टर्स दैट इज कंसीडर्ड फॉर मेजरमेंट ऑफ डेप्रिसिएशन? विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर फैक्टर दैट इज कंसीडर्ड फॉर मेजरमेंट ऑफ डेप्रिसिएशन? तो मेजरमेंट ऑफ डेप्रिसिएशन कौन कौन से फैक्टर्स है? कॉस्ट ऑफ द एसेट्स तो बिल्कुल होगा, हाँ, जो एसेट्स की कीमत है, लाइफ ऑफ द एसेट्स और स्क्रैप वैल्यू, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर फीचर्स ऑफ डेप्रिसिएशन? इट इज ग्रेजुअल एंड कंटिन्यूअस डिक्लाइन इन द वैल्यू ऑफ फिक्स एसेट्स। जो फिक्स एसेट्स की वैल्यू है ग्रेजुअली एंड कंटिन्यूअसली डिक्लाइन होता है। इट इज अ चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, प्रॉफिट के अगेंस्ट चार्ज किया जाता है। इट इज परमानेंट डिक्लाइन, ऑल ऑफ द अबव सही है, 9 का डी हो जाएगा। Which of the following is an internal factor that causes depreciation? Internal factor कौन क्या क्या है? Passage of time, expiry of legal
legal life of assets, deflations, and all of the above. Which of the following is the internal factor? Expiry of legal life of assets, passage of time, that causes of depreciations. तो इंटरनल फैक्टर्स जो होता है वो डिप्लेशंस में भी आ सकता है, तो आप बोल सकते हो जो हाँ जी डिप्लेशंस होना चाहिए, लेकिन पैसेज ऑफ टाइम, एक्सपायरी ऑफ लीगल लाइफ ऑफ एसेट्स, डिप्लेशन, ऑल ऑफ दी एबव कर देंगे आप, ऑल ऑफ दी एबव। ओके, अच्छा अगर मैं इसको थोड़ा चेंज करूं तो मुझे लग रहा है इंटरनल फैक्टर में हमारा पैसेज ऑफ टाइम आता है और एक्सपायरी ऑफ लीगल लाइफ ऑफ एसेट्स आता है, डिप्लेशन नहीं आता। डिप्लेशन एक मेथड है, कॉजेस नहीं है, तो ऑप्शन को चेंज करके सी कर देंगे। डिप्लेशन एक मेथड है जो वेस्टिंग एसेट्स के लिए यूज किए जाते हैं। तो आपका जो फैक्टर्स दैट कॉजेस ऑफ डेप्रिसिएशन, पैसेज ऑफ टाइम, एक्सपायरी होगा, तो डी जो इंटरनल फैक्टर दैट कॉजेस ऑफ डेप्रिसिएशन, विच इसको थोड़ा सा आप अंडरलाइन करके रखेंगे इस क्वेश्चन नंबर 10 को, ऑप्शन नंबर सी करके रखेंगे। जस्ट क्लियर के नहीं है, अगर कुछ भी उसमें ये होता है तो मैं आपको बता दूंगा। 11, क्वेश्चन नंबर 11, डैश मेथड ऑफ एसर्टेनिंग डेप्रिसिएशन रिजल्ट इन कंस्टेंट चार्ज। अगर हम करते हैं किसी एसेट्स के ऊपर जहां पर एक ही डेप्रिसिएशन चार्ज वैल्यू चार्ज की जाती है, वह है स्ट्रेट लाइन मेथड, यानी कंस्टेंट आप एक ही डेप्रिसिएशन ओवर द यूजफुल लाइफ ऑफ द एसेट्स चार्ज करते हैं। लाइक किसी एसेट्स के ऊपर अगर हर साल 10,000 करके चार्ज कर रहे हैं तो अगले साल भी 10,000 ही होगा, उसके अगले साल भी 10,000 ही होगा, इस तरीके से ही चार्ज किए जाएंगे। अमित लिमिटेड परचेज अ मशीन ऑन 1/1/2015। अमित लिमिटेड ने एक मशीन परचेज किया है 1 जनवरी 2015 को 1,20,000 में। इंस्टॉलेशन एक्सपेंसेस 10,000 है, रेसिडुअल वैल्यू 5,000 है। रेसिडुअल वैल्यू कितनी है? 5,000 है। ऑन 1/7/2015 एक्सपेंसेस फॉर रिपेयर वेयर इनकर्ड टू द एक्सटेंट ऑफ ₹2,000। डेप्रिसिएशन जो आपका है 10% पर एनम है अंडर रिटन डाउन वैल्यू मेथड। डेप्रिसिएशन फॉर द 4th ईयर कितना होना चाहिए, इसको थोड़ा समझ लीजिए। क्लियर है? एक एसेट्स को एक्वायर्ड करने के वक्त में जो भी आप खर्च करते हो उससे उस एसेट्स की वैल्यू बढ़ जाती है। जो एक्सपेंसेस आपके द्वारा बार बार किया जाता है उस एसेट्स को हम कंसीडर नहीं करेंगे, तो इसकी एक नॉर्मल कैलकुलेशंस कर लेंगे। देखिए मैंने परचेज किया है 1,20,000 में, उसको इंस्टॉलेशंस के लिए हमने खर्च किया है 10,000। उसके बाद ओके 1,20,000 हो गया और 10,000 हो गया। देन आफ्टर रेसिडुअल वैल्यू कितनी है 5,000 और 1/7/2015 को एक्सपेंसेस फॉर रिपेयर वेयर एक्सटेंट टू द एक्सटेंट ऑफ ₹2,000। डेप्रिसिएशन इज प्रोवाइडेड 10% पर एनम। रिटन डाउन वैल्यू मेथड को आप क्या कर रहे हो, फुलफिल कर रहे हो। टोटल कितना एसेट्स का दाम हो गया 1,30,000। कितना हो गया 1,30,000। फर्स्ट ईयर हम 10% डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे तो कितना से रिड्यूस हो जाएगा 13,000 से। क्लियर कि नहीं है? तो 1,30,000 से 13,000 चला गया तो आपकी बैलेंस आती है 1,17,000। ठीक है, सेकेंड ईयर हम डेप्रिसिएशन चार्ज कर रहे हैं 10%, तो ये हो जाएगा 11,700, 11,700। तो अब आपकी जो बैलेंस आ रही है यह आ रही है 1,05,300, 1,05,300। थर्ड ईयर डेप्रिसिएशन चार्ज कर रहे हैं 10,530, तो बैलेंस आ रहा है 94,770 और फोर्थ ईयर में डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे वो 94,777 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी, यानी जो बैलेंस रिड्यूस होके आएगा उसके ऊपर हम डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे। सर बोलेंगे रिपेयर्स नहीं, बिल्कुल, क्योंकि ये रिकरिंग एक्सपेंसेस है जो बार बार करते हो। एसेट्स को एक्वायरिंग करने के वक्त में जो खर्च करते हैं उससे एसेट्स की वैल्यू बढ़ता है, उसे हम कैपिटल एक्सपेंडिचर के रूप में ट्रीट करते हैं, तो उसी के ऊपर हम डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे। रेसिडुअल वैल्यू यहाँ पर यूज नहीं होगा, रेसिडुअल वैल्यू यूज होगा स्ट्रेट लाइन मेथड में। तो 1 का ऑप्शन नंबर डी। On August 1, 2013, के ट्रेवल्स लिमिटेड बाउट फॉर मेटाडोर वैन्स। क्या करता है? मेटाडोर वैन्स है ये बच्चों, मेटाडोर वैन्स। कॉस्टिंग जो उसकी है 1,20,000 है एच। कंपनी एक्सपेक्ट कर रहा है फेच और स्क्रैप वैल्यू 25% ऑफ द कॉस्ट प्राइस इन द व्हीकल्स आफ्टर 10 ईयर्स। व्हीकल्स डेप्रिसिएट हो रहा है अंडर फिक्स इंस्टॉलमेंट मतलब स्ट्रेट लाइन मेथड।
अप टू मार्च 31 2016 द रेट ऑफ डेप्रिसिएशन जो होगा मार्च 31 2016 तक कितना होना चाहिए। सबसे पहले तो आप ये याद करिएगा, इस तरह क्वेश्चन रहेगा तो सबसे पहले आप डेप्रिसिएबल अमाउंट निकाल लीजिए। डेप्रिसिएबल अमाउंट इक्वल टू 1,20,000, 1,20,000। उसके बाद आपका बोल रहा है यानी कि कंपनी एक्सपेक्ट टू फेच और स्क्रैप वैल्यू, जब 10 साल एसेट्स की खत्म हो जाएगी तो उस एसेट्स की जो वैल्यू है, स्क्रैप वैल्यू कितना बच जाएगा 25%। तो 1,20,000 का 25% कितना हो जाएगा 30,000। तो कॉस्ट ऑफ द एसेट से स्क्रैप वैल्यू माइनस कर दीजिएगा 30,000, तो ये जो निकल के आएगा ये आ जाएगा 90,000। कितना आ जाएगा 90,000। अब हमें निकालना है एनुअल डेप्रिसिएशन। तो एनुअल डेप्रिसिएशन का क्या फॉर्मूला हो जाएगा, देखिए टोटल डेप्रिसिएबल अमाउंट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर्स। तो एनुअल डेप्रिसिएशन आ गया 9,000। कितना आ गया 9,000। पहले आप डेप्रिसिएबल अमाउंट निकलेंगे, कॉस्ट ऑफ द एसेट्स माइनस स्क्रैप वैल्यू, फिर आप एनुअल डेप्रिसिएशन निकाल देंगे। 90,000 डिवाइड बाय 10 मतलब 9,000, और फिर आप रेट निकाल देंगे। तो एनुअल डेप्रिसिएशन 9,000 है और एक एसेट्स की जो कॉस्ट है वो है 1,20,000। तो 9,000 डिवाइड बाय 1,20,000 इंटू 100, ये आ जाएगा 7.5%। द रेट ऑफ डेप्रिसिएशन जो हो जाएगा वो 7.5% हो जाएगा। याद रखना डेप्रिसिएबल अमाउंट कैसे निकलेगा, कॉस्ट ऑफ द एसेट्स माइनस स्क्रैप वैल्यू, देन निकाल लोगे एनुअल डेप्रिसिएशन, फिर आप निकाल लोगे रेट। नेक्स्ट आ जाइए ऑब्सोलेंसेस ऑफ डेप्रिसिएबल एसेट्स में भी कॉजेस। ऑब्सोलेंसेस का मतलब क्या होता है, सर अगर टेक्नोलॉजी चेंज हो जाता है तो हमारा एसेट्स की वैल्यू कम हो जाती है। तो ये क्या हो जाएगा, और यहाँ पर देखिएगा टेक्नोलॉजी चेंजेस बिल्कुल आएगा। इम्प्रूवमेंट इन प्रोडक्शंस मेथड बिल्कुल ये भी आ जाएगा। चेंज इन मार्केट डिमांड फॉर द प्रोडक्ट और सर्विस आउटपुट ये भी आ जाएगा। लीगल और अदर रिस्ट्रिक्शन जो है, चेंज इन मार्केट डिमांड फॉर द प्रोडक्ट ये भी आ जाएगा। फिर लीगल और अदर रिस्ट्रिक्शंस भी आ जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी ऑल 1, 2, 3 एंड 4 एंड एबव। क्लियर कि नहीं है। नेक्स्ट आ जाइए कंसीडर द फॉलोइंग डेटा पर्टेनिंग टू मिसेस ई लिमिटेड कंस्ट्रक्शन ऑफ सिनेमा। कॉस्ट ऑफ सेकेंड हैंड फर्नीचर है 90,000, कॉस्ट ऑफ रीपेंटिंग द फर्नीचर 10,000 है, वेजेस पेड टू एम्प्लॉई फॉर फिक्सिंग द फर्नीचर 2,000 है, फायर इंश्योरेंस प्रीमियम 1,000 है। अमाउंट डेबिटेड टू फर्नीचर अकाउंट कितना होना चाहिए, अमाउंट डेबिटेड टू फर्नीचर अकाउंट कितना होना चाहिए। अगर मैं बोलूं तो देखिए कॉस्ट ऑफ सेकेंड हैंड फर्नीचर की कीमत कितनी है 90,000 है, उसको रिपेयरिंग करने के लिए हमने कितना खर्चा किया 10,000, और वेजेस पेड कितना किया उसको फिक्स करने के लिए 2,000। अब फायर इंश्योरेंस प्रीमियम इज नॉट अ पार्ट ऑफ फिक्स एसेट्स प्रीमियम फिक्स एसेट्स। तो ये आपका जो वैल्यू निकल के आएगा ये आ जाएगा 1,02,000, यानी कि जो अमाउंट डेबिटेड होगा फर्नीचर अकाउंट से तो ये हो जाएगा 1,02,000। ऑप्शन नंबर डी कॉस्ट ऑफ सेकेंड हैंड फर्नीचर प्लस कॉस्ट ऑफ रीपेंटिंग दी फर्नीचर प्लस वेजेस पेड टू एम्प्लॉय फॉर फिक्सिंग दी फर्नीचर्स, ये हो गया। नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर फॉल्स। अब देखिए द टर्म डेप्रिसिएशन डिप्लेशन एंड एमोटाइज कन्वे द सेम मीनिंग। डिप्लेशन वेस्टिंग एसेट्स के लिए होता है और एमोटाइजेशन इंटेंजिबल एसेट्स के लिए होता है। क्लियर कि नहीं है। डेप्रिसिएशन फिक्स एसेट्स यानी कि टेंजिबल एसेट्स के लिए होता है, लेकिन लगभग सबका काम क्या है एक ही है। क्लियर कि नहीं है। ओके नेक्स्ट है प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट इज डेबिटेड व्हेन प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट इज क्रिएटेड। तो ये नहीं होगा, यानी ऑप्शन नंबर बी ओनली 2 एबव लिख लीजिएगा। क्लियर कि नहीं। ऑप्शन नंबर बी ओनली 2 एबव। ओरिजिनल कॉस्ट है 1,36,000, स्कैल्वेज वैल्यू है 4,000, यूजफुल लाइफ है 6 ईयर्स। तो एनुअल डेप्रिसिएशन अंडर एसएलएम कितना होना चाहिए, तो 1,36,000 से सैल्वेज वैल्यू आप माइनस कर दीजिए 4,000 और डिवाइड कर दीजिए 6 ईयर से। तो 1,36,000 माइनस 4,000 डिवाइड बाई 6, ये आपका निकल के आएगा 22,000। ऑप्शन नंबर ए। ओके नंबर 7 The number of production in a similar units expected to be obtained from the use of an assets by enterprise। अच्छा जो प्रोडक्शन के लिए जो हम यूज करते हैं उसे हम यूजफुल लाइफ, इंटरप्राइज इज कॉल्ड एज यूजफुल लाइफ। क्या बोलते हैं उसको हम यूजफुल लाइफ बोलते हैं।
number of production of similar units expected to be obtained from the use of an assets by an enterprise is called as useful life. Which of the following is not true with regard to fixed assets? With not true with regard to fixed assets, तो सर ये क्या हो जाएगा? देखिए, they are acquired for using them conduct of business operations के लिए हम यूज करते हैं। अच्छा, दे आर नॉट मीन फॉर रीसेल टू अर्न प्रॉफिट, ये भी सही है। मेरा पर्पस रीसेल करने का नहीं है, मैंने यूज करने के लिए इसको खरीदा है। दे कैन इजिली बी कन्वर्टेड इनटू कैश, बिल्कुल फॉल्स है, क्योंकि जो डेप्रिसिएशन एक नॉन कैश आइटम होता है। दे कैन नॉट, अच्छा, रिगार्डेड एज फिक्स एसेट्स को आप इजिली किस में कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं, कैश में कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं, याद रखिएगा। ओके, तो ये फॉल्स है, ये ट्रू है, ये ट्रू है। डेप्रिसिएशन एट स्पेसिफिक रेट टू बी चार्ज ऑन मोस्ट ऑफ द फिक्स एसेट्स, ये भी ट्रू है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा नॉट ट्रू में। ओरिजिनल कॉस्ट है 1,26,000, सेल्वेज वैल्यू 6,000 है, ये हो सकता है आसानी से। 1,26,000 से माइनस कर दीजिए 6,000 डिवाइड बाई 6, तो ये आपका निकल के आएगा 20,000। ओरिजिनल कॉस्ट है 1,26,000, सेल्वेज वैल्यू डेप्रिसिएशन फॉर सेकेंड ईयर कितना होगा? अब 1,26,000 है, इसके ऊपर हम पहला साल डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे तो आ जाएगा 12,600, 1,26,000 माइनस 12,600, जो बैलेंस आएगा 1,13,400 हो जाएगा। इसके ऊपर हम दूसरा साल डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे 1,13,400, यह आ जाएगा 10,20,60, यानी कि सेकेंड ईयर जो डेप्रिसिएशन चार्ज किए हैं ये है 11,340 रुपया। Which of the following expenses is not included in the acquisition cost of plant and equipments? Cost of site preparations, delivery and handling charges, ये तीनों आता है कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन में। फाइनेंशियल कॉस्ट नहीं आएगा, इनकर्ड सब्सिक्वेंट ऑफ द पीरियड, जो भी आप प्लांट एंड इक्विपमेंट के बाद जो खर्च करते हो, जो भी फाइनेंशियल कॉस्ट, उसको कंसीडर नहीं किया जाएगा, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। For charging depreciation on which of the following assets the depletion method is adopted? Depletion method जो होता है वेस्टिंग एसेट्स के लिए यूज किया जाता है। If a concern process proposes to discontinue its business from March 2015 and decide to dispose, यानी चाहता है ये अपने सारे एसेट्स को बेच दे within a period of 4 months. Balance sheet as on March 31st 2015 should indicate the assets on there. सर ये किस रूप में होनी चाहिए? सिंपल सी बात है, NRV में होगा। किस में होगा? नेट रियलाइजेबल वैल्यू में हो जाएगा, यानी एसेट्स किस में होगा? एनआरवी में होगा, एनआरवी में होगा, नेट रियलाइजेबल वैल्यू में होगा, जिसमें वो कैश में कन्वर्ट हो सकता है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज द कॉस्ट ऑफ द एसेट्स रिटेन ऑफ इन इक्वल प्रोपोर्शन? इक्वल प्रोपोर्शन तो आप सबको पता है किस में होता है? स्ट्रेट लाइन मेथड में होता है, स्ट्रेट लाइन मेथड में होगा। The portion of the acquisition cost of the assets yet to be allocated is known as, तो ये जो आपका निकल के आएगा cost of the proportions of the acquisition cost of the assets yet to be allocated is known as, इसको हम accumulated value बोलते हैं। यानी कि अभी भी जो हमारा जो assets है वो कहीं ना कहीं क्या हो रहा है? portion of the acquisition cost of the yet to be allocated is known as, यहाँ तक क्लियर है कि नहीं है? ओके, और देख लीजिए, हो गया कंप्लीट, ठीक है। Thank you so much. Next chapters